नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल पूरा भारत एक फेस्टिव लुक में था क्योंकि भारत अपना 79th आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था और माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और कई चीज़ों की महत्वपूर्ण घोषणा की। लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अगर बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का ज़िक्र माननीय प्रधानमंत्री ने किया और खासकर जीएसटी ढांचे की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि पहली जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में जीएसटी का एक जो नया स्वरूप लागू किया गया था और 8 वर्ष के बाद लगातार इस पे मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार इसमें एक व्यापक बदलाव किया जा सके जिसका फायदा ना केवल आम जनता को मिल सके बल्कि उद्योग जगत से जुड़े लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। कितना महत्वपूर्ण ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म और उसमें ये माना जा रहा है कि जो जो दरें हैं, जो रेट्स हैं जीएसटी के, उनमें कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा और इसके कितने दूरगामी प्रभाव भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री मानिक बत्रा जी, जाने माने उद्योगपति और चेयरमैन एसोचैम जीएनके काउंसिल और डायरेक्टर बत्रा ग्रुप के। मानिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विवेक जी। मानिक जी, कल एक महत्वपूर्ण घोषणा, वन ऑफ द महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट बाय माननीय प्रधानमंत्री और खासकर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया। किस नजरिए से आप देखते हैं? जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले से अनाउंसमेंट की है जीएसटी रैशनलाइजेशन और टैक्स रिफॉर्म्स की, बहुत बड़ा स्टेप है। पूरे भारतवर्ष को फ़ायदा होगा और इस बार की दिवाली पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी होगी। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और हम लोग हैं, हम काफ़ी देर से इस जीएसटी रैशनलाइजेशन की मांग कर रहे थे। फाइनली भारत सरकार ने इस पे अमल किया, क्योंकि अगर आप देखें तो एक ये डेवलप्ड इकोनॉमी का माइंडसेट होता है कि टैक्स को रैशनलाइज किया जाए रादर देन मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हो। इससे फ़ायदा ये होगा, जो इन्वर्टेड टैक्सेस का कन्फ्यूजन होता था, इन्वर्टेड टैक्सेस हो गए कि आपका जो इनपुट है जिससे आपका सामान बन रहा है उस पे जो टैक्सेस लग रहे हैं वो ज़्यादा और जो आउटपुट है उस पर टैक्सेस कम लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस रहता था जब आप रिफंड्स वगैरह भी क्लेम करते थे। अब एक टैक्स रैशनलाइजेशन हो जाएगी, स्मूथ स्लैब्स हो जाएंगे। जो 12 और 28% का स्लैब है उसको रिमूव करने की बात कही गई है। जो मेरिट स्लैब है 5% का, जो असेंशियल आइटम्स पे होता है, और जो 18% का स्टैंडर्ड स्लैब है उनको रिटेन करने की बात की गई है। मेरिट स्लैब में जो 12% वाले आइटम्स थी, 99% आइटम्स ये 5% के मेरिट स्लैब में आ जाएंगे, और जो 28% वाले 90% आइटम्स हैं वो 18% के स्टैंडर्ड रेट में आ जाएंगे। और ओवरऑल पूरे अगर आप बात करें इंडस्ट्रीज को तो बेनिफिट होगा ही होगा, बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो कॉमन मैन है उसको होगा इस टैक्स के जो जो भी रिफॉर्म्स आएंगे। आम जनता को निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा और इसमें एक 3 पिलर ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है और उसको डिस्कशन करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी भेजा गया और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल है इस पर भी एक आने वाले समय में मीटिंग लेगी और जो 3 पिलर्स की अगर बात की गई है उसमें कितना प्रभाव खासकर उसकी अगर बात करें वो उसका भी जिक्र किया गया है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, जो 3 पिलर्स की बात की गई वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। जो इन्वर्टेड टैक्स स्लैब्स थे उनको करेक्ट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स होता था, कैटेगरीज होता था, वो प्रॉब्लमैटिक होता था, तो क्लासिफिकेशन ईजियर हो जाएगी। अब आप मेरिट स्लैब में रहेंगे या स्टैंडर्ड रेट स्लैब में रहेंगे, मल्टीपल स्लैब्स में नहीं होंगे, इन्वर्टेड टैक्सेस की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और जो इंडस्ट्री है उससे क्या होगा कि एक स्मूदर, मतलब मेरे हिसाब से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा ये। क्योंकि आपको पता है, दो स्लैब्स के बीच में ऑपरेट करना है, मल्टीपल स्लैब्स के बीच में ऑपरेट नहीं करना। बड़ी बार होता था कि जो आपका कोई आइटम है, आप इनपुट अगर अगर आप किसी से खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल, वो आप 28% पे खरीदते थे, बट जब आप उसकी बिलिंग करते थे तो 18% पे होती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अब ख़त्म ही हो जाएंगी अब, क्योंकि रैशनलाइजेशन हो जाएगी टैक्स स्लैब्स की। इसके बाद मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक ये हमें लेके जाएगा। और जो सेकंड एडवांटेज होगा, जो असेंशियल आइटम्स हैं जो 5% के टैक्स स्लैब में आ जाएंगी, तो कुछ आइटम्स ऐसी थी जो 12% के टैक्स स्लैब में थी, तो एकदम जब 7% का रिडक्शन होगा उसका डायरेक्ट एडवांटेज तो जो आम जनता है सबको, हम लोगों को मिलेगा। और एक मोस्टली कंज्यूमर आइटम्स होंगी जो रेगुलर डेली कंजम्पशन में होती हैं। और जो थर्ड स्लैब है, क्योंकि इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, तो स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स की रजिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगी। पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा कम्बरसम होता था, और आपकी मतलब ये जो थर्ड पिलर की बात की गई है इसमें प्री फील्ड रिटर्न्स हो जाएंगी। और जो क्या होता था कि जो आपका जो क्रेडिट, इनपुट क्रेडिट होता था, वो काफ़ी एक्यूमुलेशन हो जाती थी, उसकी उसकी एक्यूमुलेशन कम हो जाएगी टैक्स स्लैब्स रैशनलाइज होने की वजह से। क्योंकि
इसको वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस वो भी स्मूदर हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा, तो ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है कॉमन मैन को बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब मार्केट सेंटिमेंट बूस्ट होगा, परचेजिंग बूस्ट होगी और हर चीज पे कहीं ना कहीं इस पे इफेक्ट आएगा। जो माननीय प्रधानमंत्री की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम इंडिया की बात करते हैं, दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। और जो न्यू रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात की गई जिसका आपने भी जिक्र किया, और उसमें जो मोटे तीन केंद्र बिंदु हैं, एक तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का आपने जिक्र किया, रेट रेशनलाइजेशन, और उसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग का यहाँ पर जिक्र किया गया। और क्या आपको लगता है कि खासकर जब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो ऑलरेडी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फिर आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें, और पूरे विश्व, जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, हो गया है, खासकर स्टार्टअप्स का, उसको एक बूस्ट मिल पाएगा? देखिए, बूस्ट तो हर तरफ से मिलेगा सर, सिर्फ स्टार्टअप्स को बूस्ट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ओवरऑल देखें कि जब डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी और हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे कम होगी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेटर रेट्स पे इंडिया में ही प्रोड्यूस होंगी और इंडिया में ही मिलेंगी, आपको बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा उसके लिए। तो ओवरऑल एक तो जो कॉमन मैन है उसको चीज़ें सस्ती मिलेंगी, एक तो वो एडवांटेज है ही है जो आप ईज ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब इंडस्ट्री के पास डिमांड ज़्यादा आएगी तो डिमांड सप्लाई गैप को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आएगी उससे। सो इससे जो हमें दिखता है कि मार्केट सेंटिमेंट ये रहेगा कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अपनी फैक्ट्रीज को, अपने ऑफिसेज को, सर्विसेज को अपग्रेड करना चाहेंगे ताकि वो डिमांड सप्लाई गैप को मैच कर सके। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा इसका। इसके साथ साथ क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स ए विन विन सिचुएशन, क्योंकि नेचुरली एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल और सेक्टोरियल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी रेट्स आपके कम होंगे, 99 और 90% के आसपास जो टैक्स स्लैब उस जीएसटी के दायरे में आते थे वो बाहर आ जाएंगे, लेसर ब्रैकेट में आएंगे, तो निश्चित तौर पर डिमांड बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगी, और फिर सेक्टोरियल एक्सपेंशन भी यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ खासकर अगर रिफंड्स की अगर बात करें एक्सपोर्टर्स की, उनको भी एक फ़ायदा मिल पाएगा। एक्सपोर्टर रिफंड्स को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपके टैक्स स्लैब्स, जैसे मैंने बात करा कि इन्वर्टेड टैक्स स्लैब्स रैशनलाइज हो जाएंगे। एक्सपोर्टर ज़्यादातर उसी में फंसते थे जो इन्वर्टेड टैक्सेस थे, सो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। प्लस अगर हम एक्सपोर्टर्स की बात करें तो यूके के साथ अभी एफटीए भी साइन हुआ है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो आई थिंक डबल बोनांजा है, क्योंकि काफ़ी लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू यूके अगर एक्सपोर्ट करेंगे और जो यूके से इम्पोर्ट्स आएंगे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे से अलाइन होंगी। एंड जो हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये एक बहुत मेजर स्टेप है उसकी तरफ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, इससे हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। काफ़ी चीज़ों का प्रोडक्शन हम इंडिया में करेंगे, स्केल अप होगा, रैंप अप होंगी एक्टिविटीज़। सो ओवरऑल मतलब बहुत एडवांटेजेस रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए। आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, चाहे हम किसानों की अगर बात करें, मध्यम वर्गीय की अगर बात करें, महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती होगी, एक महिला को अपने घर का बजट बेहतर तरीके से बना सकेगी, किसानों की प्रोडक्शन और भी उसकी डिमांड बढ़ेगी, स्टार्टअप्स की डिमांड बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि भारत की जो आम जनता की जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, और कहीं ना कहीं ना केवल कंजप्शन बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? टूरिज्म की अगर बात करें या बाकी सेक्टर्स भी इससे कनेक्टिव होंगे। सर देखिए, जीएसटी ऐसा है जो हर सेक्टर को टच करता है, टूरिज्म को, सर्विस इंडस्ट्री को, हर एक को टच करता है। तो ऑब्वियसली जब सर्विसेज के रेट्स रैशनलाइज होंगे और चीपर अवेलेबल होंगी सर्विसेज, तो ऑब्वियसली स्पेंडिंग बढ़ेगी उसमें। और मतलब अगर आप कॉमन मैन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जब असेंशियल जो मेरिट स्लैब है वो 5% का ही रह जाएगा, 12% वाली काफ़ी आइटम्स 5% में आ जाएंगी, तो उसका बेनिफिट तो ऑब्वियसली होगा। जो आपका मंथली स्पेंड है वो उस रेशो में कम आएगा। एंड मतलब आपके पास थोड़ी इनकम रहेगी, फ्री इनकम, जो उससे पैसा बचेगा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अलग एक्टिविटीज़ के लिए। आप टूरिज्म पे यूज़ करना चाहें, कहीं भी यूज़ करना चाहें, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। जब भी हमने देखा है किसी भी कंट्री में जब टैक्स स्लैब्स रिड्यूस होते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट ओवरऑल बूस्ट होता है, सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहता, ओवरऑल एक जंप मिलता है। मतलब मतलब अगर आप बोलें तो एक इंजन चल रहा है तो उसको पंप मिल जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। एंड आई थिंक इट इज़ गुड, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की शेप बेटर हो जाएगी। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि भारत, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और खासकर युवाओं को उन्होंने आह्वान किया फार्मेसी को लेकर, और खासकर जो स्टार्टअप्स और उसके साथ साथ जो
प्रोडक्ट्स R&D की अगर बात करें, कोविड का उन्होंने जिक्र किया कि सस्ते दामों पर एक लार्ज स्केल जब ज़रूरत थी, आपदा से अवसर की उन्होंने वहाँ पर बात की और उन्होंने कहा कि पेटेंट और इकोसिस्टम्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। कितना महत्वपूर्ण यह आभार? सर देखें, अगर वर्ल्ड फार्मेसी की बात करें, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सो जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था जन औषधि केंद्र का, तो उसमें क्या है कि जो आपके जेनरिक ड्रग्स हैं वो काफ़ी लो कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। वो और हर आम आदमी उनको अवेल कर सकता है जन औषधि केंद्र के थ्रू। एंड जन औषधि केंद्र ऐसा मॉडल है जो प्रूवन है, जिसको वर्ल्ड भी अडॉप्ट करना चाहता है, बिकॉज हर बंदा चाहता है कि जो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी हो वो एट अ लोअर प्राइस हो। कोई भी नहीं चाहता कि उनके सिटीजन्स के ऊपर बर्डन हो हेल्थ केयर का बहुत ज़्यादा। स्टार्टअप्स का रोल इसमें अहम इसलिए रहेगा क्योंकि मतलब जैसे जन औषधि तो है, बट उसको लोगों तक पहुंचाना कि मतलब उसको कैसे उसको और लोग अवेल कर सकें, प्रॉब्ली ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू या वैसे, मतलब स्टार्टअप्स का बहुत जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है इन सब चीज़ों में ग्राउंड के ऊपर, वो स्टार्टअप्स के थ्रू हेल्प मिल सकती है। सो स्टार्टअप्स का तो ओवरऑल बहुत मेजर रोल रहेगा हर चीज़ में। चलते चले मानिक जी, क्या आपको लगता है, क्योंकि खुद आप एसोचैम की JNK काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, बत्रा ग्रुप को भी आप वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, तो क्या ओवरऑल भारत की अर्थव्यवस्था पर एक दूरगामी लास्टिंग इम्पैक्ट इन इनिशिएटिव्स का लगेगा? सर देखिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड में, और ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब प्रूवन फैक्ट है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर अ यंग पॉपुलेशन, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम थर्ड लार्जेस्ट हैं। और मतलब जैसे हम विकसित भारत की बात करें या आत्मनिर्भर भारत की बात करें या $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, ये सब चीज़ें अलाइंड है और हम आई थिंक उस ट्रैक पे हैं जो मूव कर रहे हैं टू बिकम द सेकंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये जैसे यूके के साथ भी FTA साइन हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़ी जो कंज्यूमर मार्केट्स हैं यूरोप की हो गई और बाकी कंट्रीज़ की हो गई, कंज्यूमर मार्केट्स की डिपेंडेंसी तो हम पे है ही। और अदर देन दैट, जो मैं हर बार कहता हूँ कि एक हमारी हाई इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन है हाईली इंग्लिश स्पीकिंग है, और मतलब मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं हम लोग। एज इंडिया हम लोग मैन पावर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, और वो भी जो सर्विसेज है हम वर्ल्ड को प्रोवाइड करेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं जब वो बच्चे बाहर जाके काम करेंगे और घर पैसा वापस भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। सो ओवरऑल जो इकोनॉमिक शेप है, और जैसे टैक्स रैशनलाइजेशंस हो रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, आगे इनकम टैक्स रैशनलाइज, कुछ नए स्लैब्स की भी बात की गई है जो भी हमें पता नहीं, बट आगे आएंगे। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये एक सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे को इकोनॉमिक बूस्ट देंगी, GDP को ग्रोथ देंगी, और एज अ इकोनॉमी विल ग्रो। आई डोंट थिंक सो विल स्लो डाउन। मानिक जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए और खासकर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का जिक्र जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल लाल किले के प्राचीर से किया, उसका कितना इफेक्ट दूरगामी एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और प्रभावशाली भारत पर पड़ेगा, उस पर आपने मंथन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।